जी डियर स्टूडेंट, तो इससे पहले हमने अपने फर्स्ट 2 लेक्चर्स में डिस्प्लेसमेंट वर्सेस डिस्टेंस को स्टडी किया था फर्स्ट लेक्चर में, और सेकंड लेक्चर में हमने बात की थी वेलोसिटी वर्सेस स्पीड। और वेलोसिटी वर्सेस स्पीड में हमने टाइम ग्राफ चेक किए थे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो उसी टॉपिक को स्टार्ट करते हुए लास्ट बिल्कुल एंड वाले 2-4 पॉइंट डिस्कस करने हैं, और इसके बाद हम आगे फर्दर जो है वो प्रोसीड करेंगे। जी, तो आज का जो हमारा उसी वेलोसिटी से रिलेटेड टॉपिक है वो है जी, वो आज हमने देखना है कि हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है डियर स्टूडेंट? रिलेटिव वेलोसिटी का सिंपल मीनिंग अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जब दो बॉडीज जो है वो मूव कर रही होती हैं, तो उन दोनों बॉडीज की जो वेलोसिटी होती है, उनका जो आपने डिफरेंस चेक करना होता है, वो आपकी कहलाती है रिलेटिव वेलोसिटी। मतलब कि वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, वेलोसिटी ऑफ अ वन बॉडी या वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर इज नोन एज रिलेटिव वेलोसिटी। डियर स्टूडेंट, अब सिंपल ये पूरी स्लाइड पे जो आपको जो चीजें नजर आ रही हैं, इसमें आपने सिर्फ दो बातें जो हैं वो अपने माइंड में बिठानी है, और वो कौन सी हैं? जी आगे आप चले जाए, ठीक है, चलिए। जी जी, तो मैं आपको ये बता रहा था कि आपने दो बातें माइंड में बिठानी है। कौन कौन सी? देखें, फर्स्ट जो आपने पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि रिलेटिव वेलोसिटी में या तो ये केस आएगा, या तो ये केस आएगा कि आपके पास वो दो बॉडीज जो हैं वो मूव कर रहे होंगे अलोंग सेम डायरेक्शन। अगर अगर दो बॉडीज जो हैं वो इन सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, तो एक बात आपने यहाँ पे याद रखनी है कि इस केस में जो वेलोसिटीज होती हैं उनका हम डिफरेंस लेते हैं। क्या करते हैं? वेलोसिटीज का डिफरेंस लेते हैं व्हेन टू बॉडीज आर मूविंग अलोंग सेम डायरेक्शन। ये अपने पास आप नोट करके रखेंगे कि व्हेन two bodies are moving along same direction, then we will have to take the difference of their velocities. We will have to take difference of their velocities. डिफरेंस का क्या मतलब है कि लेट सपोज मैं ये कहता हूं कि जी ये जो आपके पास ऑब्जेक्ट है इसकी वेलोसिटी जो है वो v1 है, और ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी वेलोसिटी क्या है? इसकी वेलोसिटी है v2। तो आपको अगर मैं कहूं कि इनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, तो आप गौर से देखें, इनकी रिलेटिव वेलोसिटी होगी v2 माइनस v1, v2 माइनस v1। क्लियर? मैं थोड़ा स्पीडली लेके चलूंगा इसको, क्योंकि पहले हम दो लेक्चर में बड़ा ही सुकून से जो है वो एक किस्म की बेस बना चुके हैं। जी, तो यहाँ डिफरेंस होगा। अब आपने याद कैसे रखना है डियर स्टूडेंट? आपने ऑब्जर्व किया होगा कि लेट सपोज आप बाइक पे जा रहे हैं, आप कार पे जा रहे हैं, आप किसी भी गाड़ी में मूव कर रहे हैं, और कोई आपके पास से गाड़ी आपको ओवरटेक करती है। आपको लगता है गाड़ी की कोई इतनी ज्यादा स्पीड नहीं है। बात समझ रहे हैं? मैंने क्या कहा कि अगर कोई गाड़ी आपकी गाड़ी को ओवरटेक करती है या आप किसी को ओवरटेक करते हैं, तो आपको लगता है कि जी को खास स्पीड ही नहीं है, ऐसे लगता है बिल्कुल स्लो जा रही हैं। बात समझ आई है? तो इतनी ज्यादा स्पीड फील नहीं होती, क्योंकि आप सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्योंकि इस केस में हम वेलोसिटीज का डिफरेंस लेते हैं। हम क्या करते हैं इस केस में? वेलोसिटीज का डिफरेंस लेते हैं। दूसरा केस डियर स्टूडेंट, कि लेट्स सपोज आपके पास ऐसे हो जाए कि एक बॉडी ये है जो इधर मूव कर रहा है और एक बॉडी इधर मूव कर रहा है। तो इस केस में जब ये बॉडीज जो है वो इन अपोजिट डायरेक्शन मूव करते हैं, तो इस केस में वेलोसिटीज एड अप हो जाती हैं। इस कंसेप्ट पे कई एमसीक्यूज बनते हैं। इस कंसेप्ट को लेके काफी दफा एमसीक्यूज बन चुके हैं कि आपके पास क्या है कि अगर
दो बॉडीज जो है वो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, और अगर दो अपोजिट जा रही हैं तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, उनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी। तो याद क्या रखना है कि अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटीज एड अप हो जाती हैं, वेलोसिटीज एड अप हो जाती हैं। जी आवाज कट रही है। अच्छा, मेरी तरफ ऐसा नेट वगैरह का कोई इशू नहीं है, मजीद मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा ठीक ठीक, लेकिन जो है आप रिफ्रेश करें क्लियर हो जाए, आप रिफ्रेश करें। अभी आवाज क्लियर है जी, गुड। यहां पे मैंने क्या कहा कि इस पॉइंट को आप नोट करके रखें। मैंने आपका आज टेस्ट भी लेना है, ये याद रखें कि लेक्चर के आखिरी 20 मिनट्स में आपका टेस्ट भी होगा आज, जो मैं इधर ही लूंगा, ठीक है। और यहां पे देखें रिलेटिव वेलोसिटी आपके सामने ये कंसेप्ट है। अब उसी कंसेप्ट को मैं आपको यूटिलाइज करवा देता हूं, जरा गौर से देखें कैसे यूटिलाइज करेंगे। आप देखें यहां पे आपके पास देखें कि दो बॉडीज है। अब यहां पे देखें एक बॉडी यहां पे क्या है, ए है, दूसरा बॉडी यहाँ पे क्या है, बी है, तीसरा बॉडी यहाँ पे क्या है, सी है, और चौथा यहाँ पे चौथी क्या है, ग्राउंड है जो कि रोड है। अब देखें आपको इन चारों की वेलोसिटी दी हुई है, क्या मतलब भाई रोड तो रेस्ट में ही होगा ना ग्राउंड, तो वो क्या होगा, वी जी 0 होगा, वी ए 30 होगा, वी बी 50 होगा, वी सी 40 होगा। देखिए मैंने आपको क्या कहा कि आप रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करें, किसकी, ए और जी की, मतलब ऑब्जेक्ट ए और ग्राउंड की। तो आप क्या करेंगे, ए माइनस जी कर देंगे। बात समझ आ रही है यहाँ तक। तो वी जी क्या है, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड। क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, सेम है, डायरेक्शन क्या है, और रोड के केस में अपोजिट भी होगी तो फिर क्या हो जाएगा, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा बी जी देखें, इस तरह सी जी देखें, आप आगे ए बी देखें, ए बी क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, सॉरी सेम डायरेक्शन है तो मैंने डिफरेंस लिया है। आप ए सी देखें डियर स्टूडेंट, अब यहां पे इसने माइनस लगाया, मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया आपने ऐड ही करना है, ठीक है। तो ऐड हो रही है, ए सी ऐड हो रही है, इसी तरह बी सी भी ऐड होगी। यहां तक पॉइंट समझ आ गया आपको। तो इसका मतलब क्या है कि इन जनरल ऑल वेलोसिटीज इन द यूनिवर्स आर रिलेटिव एक्सेप्ट स्पीड ऑफ लाइट, कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो किसी के साथ रिलेटिव नहीं होती, ये बात याद रखनी है, ये पॉइंट भी आप मार्क करके चलेंगे, क्लियर। अच्छा एक और नायाब कंसेप्ट आपको यहां बताता चलूं कि लेट सपोज आपके पास ऐसे आ जाते हैं क्वेश्चन कि एक बॉडी जी ये है, एक बॉडी की डायरेक्शन ये है और एक बॉडी अपवर्ड जा रहा है, तो भाई आप क्या करें, अब इनकी रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करें। अब क्या करें, आप इनकी रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करें। तो डियर स्टूडेंट इसमें मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए कि हम रिलेटिव वेलोसिटी कैसे फाइंड करें। तो हम क्या करेंगे, हम एक एक जो है एक हम यहाँ पे फिगर प्लॉट करता हूं मैं, कैसे, ये देखें ये आपके सामने। अब आपको पता है राइट साइड पे क्या होता है, पॉजिटिव आई, लेफ्ट साइड पे क्या होता है, नेगेटिव आई, और अपवर्ड यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव जे, और नीचे क्या होता है, नेगेटिव जे। अब आपने सिर्फ इसी को यूज करके रिलेटिव वेलोसिटी का एक वेक्टर बना लेना है, कि जब आपको ये कहा जाए कि एक बॉडी जा रहा है टुवर्ड राइट, दूसरा जा रहा है अपवर्ड, आप इनकी फाइंड करें रिलेटिव वेलोसिटी। आपने अगर वही कंसेप्ट पढ़ा होगा कि अगर जो है वो सेम डायरेक्शन हो तो डिफरेंस लेते हैं, अपोजिट हो तो ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कोई मेथड लग ही नहीं रहा, ये तो यहाँ तो 90 का केस है भाई। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप देखें ये बॉडी जा रहा है ना ये वाला, तो ये ए मूव कर रहा है अलोंग राइट डायरेक्शन, तो यहाँ पे क्या आएगा आई, तो हम 4i ले लेंगे, और ये जा रहे अपवर्ड तो हम क्या ले लेंगे 3j, क्या ले लेंगे 3j। और याद रखें कि इस केस में भी हम क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे, इस केस में भी हम क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे। जब आपके पास वेक्टर आ जाएगा तो आप उसकी मैग्नीट्यूड इस फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, बॉडी जो है वो नीचे आ रहा है, यस पैरेललोग्राम मेथड भी तो कर सकते हैं। आयमा अहमद आप पैरेललोग्राम मेथड किसके लिए कह रही हैं,
आप पैरेललोग्राम मेथड किसके लिए कह रही हैं? ये बिल्कुल शॉर्ट मेथड है, और ये और भी ए और बी वेक्टर, ए और बी वेक्टर। अच्छा ठीक है, कर लें, लेकिन ये बिल्कुल सिंपल है। एक बात याद रखें कि आप अपने एमडी कैट के पेपर में जब भी जाए तो आपके पास ट्रिक का अंबार होना चाहिए, आपके पास शॉर्टकट्स का अंबार होना चाहिए, क्योंकि डियर स्टूडेंट टाइम बहुत कम होता है और इस टाइम में मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपने टैकल करने के लिए क्या करना है कि अपने पास जो है वो शॉर्टकट का अंबार लेके जाना है। बात समझाइए? तो मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं अगर आपको। यस गुड, तो ये नोट करके चलेंगे आप, क्योंकि ये सिंपल है। मैंने आपको एक पहले क्वेश्चन करवाया था पीछे, आयमा आप उस क्लास में नहीं थी, हमने फर्स्ट लेक्चर में मैंने एक मैथ क्वेश्चन करवाया था डायरेक्शन के ऊपर। एक्सक्यूज मी, वेट करेंगे आप विद इन 1 मिनट के लिए। जी डियर स्टूडेंट आ जाए बैठे जी। तो हाँ जी आयमा, आपको समझ आ गई बात की? तो मैंने आपको क्या कहा कि आप नोट करके चलेंगे। जी जी मुझे पता है, आपने पहले भी मैसेज किया, मुझे याद है। तो उसमें हमने डिस्कस, मैंने 2 मेथड किए थे, एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 मेथड। तो मैंने शॉर्टकट वहां पे मैंने कहा शॉर्टकट को आप प्रेफर करें। भाई देखिए, आपने टैकल करना है किसको? अपने एमडी कैट के पेपर को। तो बस ठीक है, उसके लिए शॉर्टकट आप ज्यादा से ज्यादा लेके जाएं, लंबे मेथड से आप इज्तनाब करेंगे जी। तो नेक्स्ट, अब ये देखें, नेक्स्ट जो है आपके पास एक बॉडी जो डाउनवर्ड मूव कर रहा है, एक बॉडी जो डाउनवर्ड मूव कर रहा है। तो उसके लिए क्या होगा, आप माइनस जे लेंगे, भी सिंपल। और एक पॉजिटिव आई के अलॉन्ग जा रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है, तो आप पॉजिटिव जो है वो 4i ले लेंगे। लेकिन उसने आपको R to M कही है रेशो, तो आप क्या करें, -j 6j और -4j। तो अगेन आप क्या करेंगे, इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेंगे। तो मैं ज्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लगाऊंगा, मैं आगे मूव करता हूँ। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक, तो वो जो है अपना क्वेश्चन जो है वो चैट बॉक्स में छोड़ दे, तो मैं वो रीड कर लूँगा जी। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट 2-3 बातें यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो आपसे मैं डिस्कस करता हूँ। जो अनइम्पोर्टेंट है, ज़्यादा आपके लिए जो है वो यूजफुल नहीं है, तो वो मैं स्किप करके आगे चला जाऊँगा जी। डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास क्या आ जाए, ऐसी कंडीशन आ जाए कि एंगल ना तो जीरो हो, एंगल क्या हो, ना तो जीरो हो, जीरो होगा, दो बॉडीज पैरेलल होंगे, वेलोसिटीज का डिफरेंस लेंगे। अच्छा, अगर वो एंटी पैरेलल होंगे तो हम ऐड कर देंगे। और अच्छा, वहां पे एक बात ये यहाँ नोट करें कि हम हर जगह पे डिफरेंस लिखवा देते हैं और फिर एंटी पैरेलल के केस में एक वेक्टर को नेगेटिव पुट कर देते हैं। असल जो कहानी है उसमें ऐड होते हैं, लेकिन जो कि हमने एक रिदम जनरेट करनी होती है, इसलिए वहां पे हम नेगेटिव, आप वहां पे नेगेटिव पुट कर देंगे और बाकी फिर सब में आप क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे। वहां एक वेक्टर को नेगेटिव रखना होता है क्योंकि डायरेक्शन है अपोजिट होती है जी। डियर स्टूडेंट, अब आपने कितने केसेस देखे रिलेटिव वेलोसिटी के? फर्स्ट एंगल 0, सेकंड एंगल 180, थर्ड एंगल 90। बट अगर आपके पास कोई वेक्टर है, आपके पास दो जो है वेलोसिटीज ऐसे आ जाती हैं कि एक बॉडी तो पैरेलल है और दूसरा किसी एंगल के साथ मूव कर रहा है, और वो एंगल जो है वो लेस देन 90 है। अगर 90 होता तो फिर तो केस नंबर 3 हम उस पर अप्लाई कर देते, लेकिन अगर लेस देन 90 है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो जो आपका वेक्टर है डियर स्टूडेंट्स, वो लाई कर रहा है इन टू प्लेन, इन टू डायमेंशन। क्या मतलब है, देखें, अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे पास ये एक ये वेक्टर है, तो भाई मैं आपसे कहूं इसकी डायमेंशन क्या है, आप क्या कहेंगे, दिस वेक्टर इज अलोंग एक्स एक्सिस। अगर देखें,
अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि जी ये वेक्टर किधर है, तो आप क्या कहेंगे मुझे, अलोंग वाई एक्सिस। और अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जी ये वेक्टर जो थर्ड नंबर में ड्रा कर रही हूं ये क्या है, तो आप क्या कहेंगे, सर ये जो आपके पास वेक्टर है ना, तो ये क्या है, ये 2 डायमेंशन में है, मतलब ये एट ए टाइम अपवर्ड भी मूव कर रहा है और एट ए टाइम आगे भी मूव कर रहा है, मतलब इसमें राइज भी आ रहा है और रन भी आ रहा है, दोनों पॉइंट यहाँ पे आ रहे हैं। तो इस केस में आप क्या करेंगे, आप जो पहला ये ऑब्जेक्ट है इसकी वेलोसिटी तो आप ऐसे लिख लेंगे। अब आगे क्या करना है, दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लिखने के लिए आपने यहाँ पे नेगेटिव लगाना है क्योंकि डिफरेंस लेना है। तो करना क्या है कि अंदर उस वो जो आपके पास बॉडी है उसकी वेलोसिटी को रिजॉल्व कर देना है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो उसको रिजॉल्व कर दें इनटू इट्स 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। क्या मतलब है कि यहाँ पे एक कंपोनेंट ड्रा कर लेते हैं और यहाँ पे भी एक कंपोनेंट ड्रा कर लेते हैं। ये क्या बनेगा, ये बनेगा इसका साइन और ये क्या बनेगा इसका कॉज। ये v साइन थीटा, ये जो वर्टिकल है, और ये जो हॉरिजॉन्टल ये क्या बनेगा v cos थीटा। तो इन दिस केस हम क्या करेंगे, tan i माइनस ब्रैकेट में v साइन थीटा प्लस v cos थीटा ऐड करेंगे, क्योंकि हमने डियर स्टूडेंट्स यहां से v निकालना है। तो आप डायरेक्ट जो है वो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हेड टू टेल रूल। तो हेड टू टेल रूल को यूज करते हुए मेरे पास ये बेस और परपेंडिकुलर आपस में ऐड होंगे और मुझे क्या मिलेगा, v। तो अब क्या है, v कितना है 10, तो 10 पुट करते जाएं, एंगल कितना 60 और माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दे, आंसर आपके पास यहाँ से आ जाएगा। तो यहां से आपने कितने केस डिस्कस किए डियर स्टूडेंट, आपने यहां से 4 केस डिस्कस किए। क्या किए, 4 केस। यहां तक बात समझ आ गई आप सबको जी, साथ साथ आप बताते जाएंगे साथ साथ। अभी मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन देने जा रहा हूं, अगर यहां तक किसी बात की समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। अभी मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। सर आई डोंट अंडरस्टैंड साइन कॉज, यस गुड, आई एम अ गुड क्वेश्चन। देखें यहां पे आप देखेंगे, यहां पे आप देखेंगे, अच्छा आई मीन ठीक है जी बिल्कुल, रिजॉल्विंग वेक्टर। तो वेक्टर को रिजॉल्व कर देंगे इनटू इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। गुड क्वेश्चन आप करेंगे और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट वाई साइन प्लस कॉज, क्योंकि यहाँ पे हम इनको ऐड कर रहे हैं बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल, because in this case we are adding these components, these perpendicular components by using head to tail rule. Clear? वेट जी मैं आपको बताता हूं, देखें अब यहां पे मेरे पास एक ये कंपोनेंट है, एक ये वेक्टर है, ठीक है, और नेक्स्ट मेरे पास एक ये वेक्टर है। अब मुझे कोई कहे कि आप इनको ऐड करें, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट की टेल से एक वेक्टर लूंगा और सेकंड के हेड पे जाके इसको मिलाऊंगा, तो ये मेरा क्या बनेगा, रिजल्टेंट वेक्टर। क्लियर है? तो रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो सम के बराबर होता है। तो सर साइन 60 प्लस साइन 6 कॉस 60 नहीं होना था जी, तो 60 लिया है, दोनों में 60 लिया है। आप क्या पूछना चाह रहे हैं, थोड़ा क्लियर करके बताएं। दोनों में 60 लिया है जी, साइन प्लस काज क्यों आया वो भी मैं बता चुका हूं जी। क्लियर? मैं नेक्स्ट मूव करता हूं और मैं स्टार्ट करने लगा हूं यहां पे एक्सेलरेशन। यहां पे मैं एक्सेलरेशन की बातें स्टार्ट करने लगा हूं। यहां तक क्लियर हो गया तो आप मुझे बता देंगे ताकि मैं फर्दर कंटिन्यू कर सकूं जी। एरोज देखें, फर्स्ट एरो इज एट द एंड ऑफ सेकंड एरो। तो यस ऐसे ही होना है। देखिए ये बेसिक चीज है, ये तो आप फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 2 में वेक्टर्स वाले चैप्टर में पढ़ के आए थे। हेड टू टेल रूल कैसे यूज करते हैं डियर स्टूडेंट, इन हेड टू टेल रूल वी ज्वाइन द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद द टेल ऑफ सेकंड and so on. Then we take resultant vector which starts from the tail of first vector and ends on the head of last vector.
क्लियर? यहां तक आपको बात समझ आ गई? ओके ओके गुड। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने क्वेश्चन किया और आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। आप क्वेश्चन करेंगे, जरूरी नहीं है कि आपको हर एक क्वेश्चन का यहां से आंसर मिलेगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अगर आपको आंसर देंगे तो वो आंसर राइट होगा, रॉन्ग की ट्राई नहीं करेंगे जी, क्योंकि हम इंसान हैं। यहां तक बात समझ आ गई? आगे मूव करता हूं मैं, आगे मूव करता हूं और यहां पे जस्ट एक पॉइंट बता देता हूं कि ये जो आपको राइट साइड पे रिवर बोट प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, इसमें सिंगल आपने एक बात ये रखनी है कि अगर आपको कहे कि एक कश्ती किसी भी स्पीड के साथ, किसी भी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो उसकी आप जो स्पीड है वो फाइंड करें किसके अलोंग? आपने फाइंड करनी है रिलेटिव टू द रिवर, रिलेटिव टू दी वाटर। तो याद रखना है कि जो वाटर की बेस होती है, वाटर जो रिवर की बेस होती है, वहां पे जो वाटर एग्जिस्ट कर रहा होता है वो कंसीडर किया जाता है एट रेस्ट। ये आपने अगर फर्स्ट चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स थोड़ा क्लियर करके पढ़ा है, तो वहां पे भी हम ये बात डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जब फ्लूइड को स्टडी किया जाता है, तो जो फ्लूइड की जो लेयर बेस को टच कर रही होती है, तो वहां पे फ्रिक्शन ज्यादा होने की वजह से वो उस लेयर की स्पीड कांस्टेंट मीन जीरो मानी जाती है, हालांकि जीरो होती नहीं है। ये भी एक आइडियल केस है। लेकिन जब भी आपको बोट रिवर में अगर वो उलझाने की कोशिश करेगा, तो आप क्या करेंगे? आप वहां पे उसको जो आपके पास वाटर की स्पीड है, वाटर की जो वेलोसिटी है, बिल्कुल अलोंग द बेस, वो आप जीरो कंसीडर करेंगे जी। मैं नेक्स्ट मूव करने लगा हूं और मैं स्टार्ट करने लगा हूं जी एक्सेलरेशन। मैं स्टार्ट करने लगा हूं जी एक्सेलरेशन। अब यहां पे एक्सेलरेशन जो है वो मेंशन नहीं है, तो मैं यहां पे आपके पास जो है वो कोशिश करूंगा कि बिल्कुल थोड़े से टाइम में मैं आपको एक्सेलरेशन बता पाऊं जी। तो मैं यहीं पे, क्योंकि मैंने इसके आपको पॉइंट लिखवाने हैं, तो मैं इतने खुद तो लिख नहीं सकूंगा यहाँ पे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर एक पॉइंट, हर वो बात जो इससे जुड़ी है, किससे? एक्सेलरेशन से, वो मैं आपको बता सकूं, वो मैं यहाँ पे आप तक क्लियरली पहुंचा सकूं जी। तो ये हमारा डियर स्टूडेंट है एक्सेलरेशन, ये जी क्लियर। अब आप लिखेंगे, अब आप लिखेंगे, थोड़ी सी स्पीड मारेंगे, बिल्कुल सिंपल सी बातें, लेकिन मैं चाहता हूं कि कोई भी पॉइंट आपका मिस ना हो, लेकिन थोड़ा मुझे मौका देंगे कि हम फास्टली मूव करें, क्योंकि हमारा सिलेबस बहुत ज्यादा है और हमने अभी तक इतना ज्यादा पढ़ा नहीं है जी। एक्सेलरेशन, as you know that acceleration is simply a rate of change of velocity. Acceleration is simply a rate of change of velocity. Dear student, बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन से मैं स्टार्ट ले रहा हूं। इसका मतलब एक्सेलरेशन का फार्मूला होगा डेल वी ओवर डेल टी, डेल वी ओवर डेल टी। डियर स्टूडेंट्स, न्यूटन सेकंड लॉ से इसी एक्सेलरेशन का फार्मूला होगा एफ डिवाइडेड बाय एम, एफ डिवाइडेड बाय एम। यहां पे आप यूनिट मेंशन करेंगे कि एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन अब आप ये कहेंगे कि सर आपने हमें इतना ही जो है वो समझ लिया है कि आप हमें एक्सेलरेशन का यूनिट बताने चले हैं, तो आप एक बात यहाँ पे नोट करके चलेंगे कि एक्सेलरेशन का यूनिट न्यूटन पर किलोग्राम भी लिखा आ जाता है। फिर आप परेशान हो जाते हैं, क्यों? क्यों जी? क्योंकि मैंने आपको लिखवाया है कि ए इज इक्वल टू एफ ओवर एम भी होता है, और उस टाइम में आपके माइंड में ये बात नहीं जाती कि जी एक्सेलरेशन का यूनिट न्यूटन पर किलोग्राम हो ही कैसे सकता है। तो यहाँ पे आप नोट करके चलेंगे कि एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होता है और न्यूटन पर किलोग्राम भी होता है। वो कब आप वो जब न्यूटन की वैल्यू पुट करेंगे तो अगेन मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट जी, यहाँ पे आप लिखेंगे कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज, ऑलवेज ना लिखें,
डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज अलोंग वेलोसिटी एंड फोर्स, इज अलोंग वेलोसिटी एंड फोर्स, क्योंकि यहाँ पे जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही एक्सेलरेशन की होगी, और वहां F/m में जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। न्यूटन सेकंड लॉ, आगे लॉज भी पढ़ेंगे और क्लियर हो जाएगा जी। हो गया। इसके बाद आप यहां पे लिखेंगे साइन कन्वेंशन फॉर एक्सेलरेशन, साइन कन्वेंशन फॉर एक्सेलरेशन जी। साइन कन्वेंशन आप फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि व्हेन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीजिंग विद टाइम, व्हेन velocity of a body is increasing with time, then acceleration will be parallel to velocity, acceleration will be parallel to velocity। आप की पॉइंट लिखते जाएंगे, आप पूरा नहीं लिखेंगे क्योंकि मैं इतना लिखवा नहीं पाऊंगा, स्पीडली आप लिख नहीं पाएंगे जी। when velocity of a body is increasing, v डाल के v लिख के आप क्या लिखेंगे, v के साथ आप जब एरो लगा देंगे इसका मतलब ये है कि आपके पास क्या है कि ये जो है यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। इस तरह से एरो बना दें कि व्हेन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीजिंग देन एक्सेलरेशन विल बी पैरेलल टू वेलोसिटी। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिक्रीजिंग then acceleration will be anti-parallel with velocity, then acceleration will be anti-parallel with velocity। यहीं पे दो पॉइंट आप और नोट करेंगे। पॉजिटिव एक्सेलरेशन की आप एग्जांपल लिखेंगे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन की आप एग्जांपल लिखेंगे कि व्हेन एक्सेलरेटर ऑफ अ कार इज प्रेस्ड, व्हेन एक्सेलरेटर ऑफ कार इज प्रेस्ड, जब फौरन से एक्सेलरेटर दबा दिया जाए तो गाड़ी जो है वो स्पीडली मूव करे। नेक्स्ट पॉइंट, नीचे नेगेटिव एक्सेलरेशन में जो कि आपने डिक्रीजिंग वेलोसिटी में लिखा है वहां पे लिखे व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड। क्लियर? यहां से आगे आप तीन बातें नोट करेंगे जी। गुड सर। अच्छा, मैंने यहां पे ये लिखवाया, मैंने ये कहा जहूर कि आपके पास यहां पे क्या है कि व्हेन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीजिंग विद टाइम देन एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन विल बी पैरेलल विद वेलोसिटी। एंड एग्जाम्पल लिखेंगे कि व्हेन एक्सेलरेटर ऑफ कार इज प्रेस्ड, और कि व्हेन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिक्रीजिंग, सेकंड पॉइंट, acceleration will be negative and in this case direction of acceleration will be opposite to the direction of velocity। Example, when brakes are applied, when brakes are applied। जी, अब यहां पे एक्सेलरेशन क्या होता है, अब अगर आप इसको जरा तोड़ के लिखेंगे तो एक्सेलरेशन, बॉडी एक्सेलरेटेड तब होती है जब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही हो। नोट करें, बॉडी आयमा अहमद, आपका क्या क्वेश्चन है कि वुड नॉट द कार बी, अच्छा व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नेगेटिव एक्सेलरेशन, आप क्या कहना चाह रही हैं कि व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, when we apply brakes, when we apply brake then velocity of a body goes on decreasing continuously, and when velocity goes on decreasing then slope of velocity time graph is also goes on decreasing। it means the acceleration will be negative, and in this case direction of acceleration will be opposite to the direction of velocity। क्लियर? गुड जी। तो यहां पे मैंने क्या राइट करवाया, मैंने दो पॉइंट राइट करवाए। अभी मैं थोड़ा सा इन टर्म ऑफ ग्राफ, यस ग्राफ हमने डिस्कस किए थे प्रीवियस लेक्चर में, वो लेक्चर रिकॉर्ड हो चुका है, तो वो थोड़ी देर बाद जो है आपको उसका लिंक मिल जाएगा, इस लेक्चर के फौरन बाद आपको उसका लिंक मिल जाएगा जी। एक्सेलरेशन क्या है, देखिए इन एक्चुअल वर्ड्स अगर मैं ये कहूं कि इन रियल वर्ड्स बॉडी
is said to be an accelerated motion when velocity of a body goes on increasing continuously. बॉडी एक्सेलरेटेड तब होता है जब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही हो, और इसका अपोजिट देखें कि जब वेलोसिटी डिक्रीज कर रही हो तो उस वक्त एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। अब आपने अपनी बुक में पढ़ रखा होगा कि एक्सेलरेशन नेगेटिव जो होता है उसके दो नाम होते हैं, एक होता है डिसेलरेशन और एक होता है रिटार्डेशन। यहां पे डिसेलरेशन और रिटार्डेशन में फर्क कर लें कि आपके पास एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी is said to be deceleration when velocity of a body is decreasing but not equal to zero. velocity decrease तो करे but zero के इक्वल ना हो, तो इस केस में जो एक्सेलरेशन होता है उसको आप डिसेलरेशन बोलते हैं। और अगर and second case acceleration is said to be retardation when velocity of a body goes on decreasing and ultimately it becomes equal to zero. डिसेलरेशन में वेलोसिटी डिक्रीज होती है बट जीरो नहीं होती, और रिटार्डेशन में वेलोसिटी डिक्रीज होके जीरो हो जाती है। क्लियर? आप आगे मूव करेंगे आप जी। अब अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन की आप एग्जांपल देखना चाहते हैं, गुड, आप नेगेटिव एक्सेलरेशन की एग्जांपल देखना चाहते हैं तो आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं पढ़ी। आपने क्या पढ़ा था सिंपल हार्मोनिक मोशन में कि इन केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन। क्यों था ऐसा डियर स्टूडेंट कि व्हेन वी मूव फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम then velocity of a body which is performing simple harmonic motion goes on decreasing continuously. It means in this case acceleration will be negative and will be opposite to the direction of velocity. That is why we take negative acceleration, because according to our second point in case of simple harmonic motion, when body moves from mean to extreme, then velocity of a body goes on decreasing continuously and it becomes equal to zero when a body reaches at extreme position. Clear? Next point, साइन कन्वेंशन में आप थर्ड पॉइंट मेंशन करेंगे जी। दैट इज वाई यस जी। नेक्स्ट पॉइंट, यहां पे आप थर्ड पॉइंट मेंशन करेंगे कि व्हेन बॉडी इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, in case of uniform circular motion, direction of velocity and acceleration will be perpendicular to each other. Dear student, when body is performing circular motion, then acceleration of a body will be perpendicular to the direction of velocity. Ji, because in circular motion velocity is along the tangent and acceleration is directed toward origin, and it makes angle 90 with the tangent line of velocity. In simple words, when body is performing circular motion, then acceleration will be perpendicular to the direction of velocity. And one thing you have to remember in this case, acceleration is actually centripetal acceleration. In this case, acceleration is not linear acceleration. In this case, acceleration is centripetal acceleration. Next point आप यहां पे मेंशन करेंगे, एंगल से हट के ये पॉइंट है कि क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि किसी बॉडी की वेलोसिटी भी जीरो हो और
उस बॉडी का एक्सेलरेशन भी जीरो हो. यस, when body is at rest, when body is at rest, then both acceleration and velocity are equal to zero, are equal to zero. नेक्स्ट पॉइंट आप मेंशन करेंगे यहां पे और आप लिखेंगे क्या, इज इट पॉसिबल, is it possible for a body, for any body, its velocity is zero but its acceleration is not zero? Is it possible for a body, it has zero velocity but its acceleration is not equal to zero? Yes, yes, at maximum height, at a maximum height, velocity of a body is zero but still acceleration is not zero. Acceleration is acting in downward direction and which is equal to g. Clear? इसी की सेकंड एग्जांपल आप यहां पे लिखेंगे कि when body is at extreme position while performing